सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और आज मैंने सोचा है कि मैं सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर जो 2023 का आया हुआ था, क्योंकि आपके पेपर्स नज़दीक हैं, तो उसका जो है आपको सॉल्यूशंस कराऊं। और पेपर किस टाइप का आता है, देखिए आपके पेपर आ रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं और आपका जो पेपर आने वाला है वो किस हद तक आप प्रिपेयर कर चुके हैं। और अभी भी नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उसको प्रिपेयर कर लो। आपके लिए सीबीएसई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये पेपर डिसाइड करता है। तो पेपर तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का आता है। और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आप तक जो है बहुत आसान भाषा में पेपर को बताया जाए और आपको वहाँ एग्ज़ाम में हेल्प होए। और उसके लिए बता दूं कि मैंने ये सोचा इसलिए क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकल्स की वीडियो डाली है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आप लोगों ने, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं और जिन्होंने भी वो वीडियो देखी है, तो यही सोच के मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। अगर इसमें से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और पेपर 2023 नहीं 22 और 21 जितने भी हो पाएंगे आपके पेपर तक, तब तक मैं कराने की कोशिश करूँगी, अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक है। सो जो बच्चे कमेंट करते हैं वीडियो के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको पसंद आती हैं वीडियोस और वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन बच्चों का, और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया चैनल को। देखिए, अगर आपको यहाँ से वैल्यूएबल चीज़ें मिल रही हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताएंगे तो मुझ तक पहुंचेगा तो कि मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ वो वैल्यूएबल है। और जो बच्चे ऐसा करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। वो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं और वो बताते हैं कि वहाँ से देख रहे हैं, तो और भी अच्छा लगता है। एक लड़की असम से थी जिसने लव फ्रॉम असम लिखा, तो असम वालों के लिए बहुत बहुत प्यार। सो जो भी है, जो जहाँ से देख रहा है तो वहाँ के लिए भेज सकता है। और चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो प्रेजेंटेड बाय इट्स मी महिमा द्विवेदी, और हम लोग शुरू करते हैं पेपर को। ठीक। अब बात करें तो आपका जो पेपर होता है वो पूरे 3 घंटे का होता है, राइट। और जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपको चाहिए होते हैं वो 70 होते हैं। ठीक। अब आपकी तैयारी हो तो आप 70 में 70 ही ला सकते हैं, तो आप सभी को पता है। सो अगर आपकी बात करें तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है टोटल जो है उसमें 35 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कंपलसरी है। आपके पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, A B C D और E सेक्शन। ठीक है। तो जो सेक्शन ए है उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि 1 से 18 यानी 1 to 18 जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो कि एक एक मार्क्स के हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 1 से 18 जो है वो है कि आप तुक्का लगा के भी कर सकते हैं, बट यहाँ आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो सेक्शन ए के 1 to 18 होंगे। तो वो आंसर क्यों होंगे पूरी डिटेल के साथ हम समझेंगे एमसीक्यूज को। ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं सेक्शन बी और सी डी ज़्यादा ही ले लूंगी, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा डेरिवेशन नहीं बतानी। यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल बेसिस पर आता है या फिर जो लॉजिकल बेसिस पे क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप डेरिवेशन अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वहाँ से कर ही रहे होंगे। ठीक है। सो उसके बाद जो है 19 to 15 शॉर्ट आंसर होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। सॉरी, 19 to 25 और 26 to 30 जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट आंसर सेकेंड टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा उससे बड़ा करना होता है आपको, 3 मार्क्स का होता है। और डी में 31 to 33 लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई 34 to 35 जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। तो ये तो आपका सिनेरियो है जो आपको पेपर के अंदर मिलेगा ही, यानी टोटल 35 क्वेश्चन आपको वहाँ करने होंगे। सो 1 to 18 को आइए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, और क्या थे वो। ठीक है। सो इसके बाद आपको यहीं पर पेपर में ही कुछ वैल्यूज दी होती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं व्हाइल यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, राइट। कि आपको देखिए सी की वैल्यू, एच की वैल्यू, ई की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू, ये सब आपको याद नहीं करनी पड़ती हैं। और बहुत अच्छा होता है कि वैल्यूज आपको मिली होती है, लेकिन अगर आपको याद है तो ये बहुत ही बेहतर है आपके लिए। क्योंकि आप आगे चल के क्या करेंगे कि आप नीट की तैयारी, कोई जेई की तैयारी करेगा तो वो तो ऑब्वियस है कि आपको वहाँ पर चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है। तो सेक्शन ए कुछ उसी प्रकार का रहता है, क्योंकि कंपटीशन जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ एमसीक्यूज ही आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका जो क्वेश्चन आया था इस पेपर के दौरान, जिन बच्चों के पास भी ये पेपर था, आपको पता होगा 2023 में जो बच्चों ने किया होगा उनके पास पेपर आया था कि एक इलेक्ट्रिक, पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, उसे किसी एंगल पर रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और ये डायपोल एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। तो हमें बताना है कि जो डायपोल है उसके ईदर चार्ज डायपोल के क्या है। देखिए आपको पता है कि अगर कोई डायपोल है,
राइट। तो डायपोल है क्या एक्चुअली में, अगर कोई पूछे तो आपको पता है डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। यानी कि नेचर उनका है एक माइनस क्यू और एक क्यू, और वो किसी डिस्टेंस एल से सेपरेटेड होते हैं, तो ये हमारा डायपोल मिलकर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब डायपोल की बात करें तो इसका अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पी होता है, जो माइनस से प्लस की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। हर डायपोल के पास ऐसा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अब ये डायपोल से जुड़ा हुआ अगर आपने अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा तो इससे क्वेश्चन आया, और आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये पूछ रहा है टॉर्क। आपको पता है कोई भी डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रखा हुआ है, कोई भी डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रखा हुआ है तो उस पे क्या है, एक टॉर्क लगता है, ठीक है। वो टॉर्क की क्या वैल्यू है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपनी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए टॉर्क जो लगता है वो लगता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये आपको पता है, ठीक है। ये आपको नहीं भी पता है तो आप पता कर लीजिए कि टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है एक टॉर्क, एक डायपोल अगर कहाँ रखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। जहां पी मैंने बताया था कि उस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और साइन थीटा जो है वो एंगल बिटवीन जो ये पी है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक दूसरे से एंगल बना रहे, जो कि उसने 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन के दौरान, उसकी बात है, ठीक है। तो अब बात करें तो जो पी होता है वो क्या होता है, क्यू इंटू, देखिए कुछ जगह 12 लिखा, तो 12 का मतलब होता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है वही होता है, तो क्यू इंटू एल इसीलिए लिख दिया है क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन आपको क्वेश्चन के अंदर 2 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी सेंटीमीटर होगा आप एमकेएस सिस्टम के हिसाब से हमेशा उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल के दौरान। तो L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 आपको ध्यान रखना है जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यही करना है, हमें क्या पता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, ये वैल्यूज आपको दी गई हैं L, थीटा, ई और टाउ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्यू आपको निकालना है, तो आपको पता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, ऑल्सो पी क्या होता है, क्यू इंटू एल होता है। तो इस पी की जगह पर हम क्या कर देते हैं, टाउ इक्वल टू पी की जगह क्यू एल, ई वैसे का वैसा है साइन थीटा। अब हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट ही होते हैं, सिर्फ चार्ज का हमें वैल्यू जाननी है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ, और ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा टाउ जो है नीचे आके, ठीक है। तो जो होगा हमारा ये आपको मिल जाएगा टाउ इक्वल टू एल ई साइन थीटा, ठीक है। अब टाउ की वैल्यू आपको 8 इंटू 10⁻³ दी है, वो ऊपर लिखी हुई है। नीचे एल जो है वो 2 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको 2 इंटू 10⁻² लिखा हुआ है। इंटू ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर 2 इंटू 10⁵ दी हुई है, तो वो 2 इंटू 10⁵ किया है। इंटू साइन जो है वो थीटा आपको 30 है, तो साइन 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आई तो क्यू इक्वल टू क्या हो चुका होगा, क्यू इक्वल टू की बात करें तो 8 इंटू 10⁻³ और नीचे जो 2 है और ये 2 है, 2 2 ज़ा 4 हमने कर लिया है, ये 4 एक तरफ कर दिया है, और 10 टू दी पावर सारी ऊपर भेज दी है। -3 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 होगा, तो इसलिए प्लस का 2, ये 10 टू दी पावर 5 ऊपर जाएगी तो माइनस का 5 होगी, ठीक है। अपॉन साइन 30 आपको पता है हाफ होता है, वैल्यू जो उसकी होती है वो हाफ कर दी है। अब 4 2 ज़ा 8 और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 कर देगा, ठीक है। और 10 की पावर की बात करिए तो 5 6 7 8, यानी कि ये टोटल 8 प्लस 2 आपको 10⁻⁻6 मिलेगा, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻⁻6 जो -6 है, इसको आप माइक्रो कह सकते हैं 10⁻⁻6 को, तो इसलिए आपको जो चार्ज है वो है 4 माइक्रो कूलम का, ठीक है। तो जहां पर भी आंसर आएगा, देखिए मुझे समझाने में वक्त लगा है, करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और कोई भी चीज़ है बिना सॉल्व किए तो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगी नहीं, ठीक है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्या करना चाहते हैं, मेहनत से बहुत अच्छे से अपने नंबर्स लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, तो जहाँ भी 4 माइक्रो कूलम है वो आपका राइट आंसर होगा, और आप इसको लगा के चले आओगे, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि एग्जामिनर यानी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा ही देखिए इंपॉर्टेंट बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के क्वेश्चंस को लगा भी लेंगे साथ में, और किस तरह से होगा ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन आता है जो मैग्नेटोस्टैटिक से है, कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं जो 2 मीटर अपार्ट रखे गए हैं, और उनमें करंट, देखिए ये 2 वायर हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 2 मीटर दी गई है। और उसके बाद कह रहा है कि ईच यानी कि हर एक में जो करंट है वो 3 एम्पियर की बह रही है, वो भी सेम डायरेक्शन में, तो 3 एम्पियर 3 एम्पियर, ठीक। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दी वायर ड्यू टू दी अदर इज, देखिए अगर आपने मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ा है तो आपको पता है कि 2 वायर जिनमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में बहती है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी एक वैल्यू होती है जो कि होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू μ0/2 पाई। मैंने सोल्यूशन भी किया, वो तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। I1 I2 यानी जो उनके अंदर करंट बह रही है, अपॉन
डी डिस्टेंस होती है जो इन दोनों के बीच की है। सब कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको F/L की वैल्यू निकालनी है कि इसके ऊपर क्या लग रहा है, ठीक है। और नेचर हमेशा ध्यान रखिएगा कि अट्रैक्टिव होगा सेम डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिपल्सिव होता है। यहाँ पे केस चार्ज जैसा नहीं चलता, ये आपने अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन पे। तो यहाँ देखिए, यही जो मैंने बताया F/L हमें जानना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0/2 I1 I2/d हो गया, ठीक। अब इसमें μ0/2 की वैल्यू, तो μ0 की वैल्यू आपको दिखा देते हैं, जो आपके हेल्प बॉक्स में जो वैल्यूज दी हैं वहीं पर दी गई है। ऐसे आपको पता ही होगी 4 × 10⁻⁻⁷, लेकिन नहीं भी पता है तो यहाँ देखिए दी होती है 4 × 10⁻⁷। भूल गए तो भी यहाँ आपने क्या किया, μ0 की वैल्यू 4 × 10⁻⁷, 2 नीचे जिधर 2 I1 I2 दोनों ही 3 है तो 3 कर दिया। डिस्टेंस दोनों के बीच में 2 मीटर ही है तो 2 मीटर कर देंगे। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 9 × 10⁻⁷ Nm/मीटर आएगा, ठीक है। लेकिन नेचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में होते तो ये क्या होता, रिपल्सिव होता, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए अलग अलग वेबसाइट से, तो ये पता चला कि वहाँ पर ये गड़बड़ ये आई थी कि 9 × 10⁻⁷ जहाँ पर आंसर है वहाँ पर इसका नेचर रिपल्सिव दिया हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आप कहीं पर भी देखोगे तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी आई है, और जिन बच्चों ने भी किया होगा तो जहाँ तक CBSE ने उसको मार्क्स दिए होंगे, क्योंकि ये वहाँ से ही गलत हुआ है, ठीक है। सो आंसर 9 × 10⁻⁷ है, बट जो ऑप्शन में साथ में है वो अट्रैक्टिव नेचर इसका होना चाहिए। ये मैं आपको बता देती हूँ क्यों होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर किसी को डाउट भी है तो वो क्लियर हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमिएबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। कौन सा इसमें है जिसकी परमिएबिलिटी क्या है, फ्री स्पेस से लेस है, ठीक है। अब आपको एक बात बता दें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां परमिएबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो और वो फ्री स्पेस से लेस हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो परमिएबिलिटी है, यानी कि जो म्यू की वैल्यू है, आपको पता है कि लेस देन फ्री स्पेस निगेटिव में जो वैल्यू आती है वो हमेशा डायमैग्नेटिक मटीरियल्स के लिए आती है, राइट। तो डायमैग्नेटिक मटीरियल्स हमें ढूंढने होंगे कि इसमें कौन कौन से, तो मैंने यहाँ पर आपको जानकारी के लिए मटीरियल्स भी लिख दिए हैं कि कौन क्या है, ठीक है। अब देखिए, जो कॉपर है आपका वो क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। एल्युमिनियम की बात करें तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं सब। कॉपर क्लोराइड की बात करें तो वो भी पैरामैग्नेटिक होता है, और निकल की बात करें तो सभी को पता है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसी की परमेबिलिटी ऑलवेज लेस देन द फ्री स्पेस होगी। कभी भी आपको या ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल आपके पैरा, फेरो और डाया के हिसाब से दिए होते हैं। तो आपको ढूंढना है कि उसमें से कौन सा मटेरियल है जो डायमैग्नेटिक है। तो अभी तो आपको पता चल गया कि कॉपर है जो कि डायमैग्नेटिक है। तो ये सारे एलिमेंट आपको ध्यान रखने हैं, कौन डाया है, कौन पैरा है, कौन फेरो, उस हिसाब से परमेबिलिटी को आप क्या करोगे, लगा के चले आओगे, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आएगी, और क्यों कॉपर है, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप्ड कॉइल है जिसकी साइड क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर की दी गई है, ठीक। नेक्स्ट बात है, हैविंग, इसमें टर्न्स कितने हैं, 100 टर्न्स है, यानी एन की वैल्यू है। इसको प्लेस्ड किया जाता है परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड के हिसाब से इंड्यूस्ड EMF की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए, जो भी वैल्यू दी गई है उसको उस हिसाब से जरूर लिख देना चाहिए। साइड की बात करें तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए, ये स्क्वायर है जिसकी साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। 10 सेंटीमीटर का मतलब है, बार बार उसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 × 10⁻² मीटर आपको दी गई है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दिए गए हैं। थीटा जो है वो 0 डिग्री क्यों हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी बात आए कि जो आपका प्लेन है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है फील्ड के, इसका मतलब वो एरिया से क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, ठीक है। जो ये है और ये प्लेन है वो परपेंडिकुलर है इससे, तो जो आपका एरिया है वो साथ साथ क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो थीटा है वो आपका क्या है, 0 डिग्री है। dB/dt दिया है, देखिए 1 टेस्ला पर सेकेंड दिया, जब भी ऐसा दिया हो तो टेस्ला बी की होती है और जो सेकेंड है वो टाइम का होता है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, dB/dt की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF बोल रहा है। अब आप सबको पता है कि E क्या होता है, E होता है dφ/dt, और नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो n dφ/dt निगेटिव साइन के साथ, राइट। निगेटिव साइन के साथ क्या होता है, n dφ/dt। हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालनी है इंड्यूस्ड EMF की, इसलिए इसका मॉड ले लिया है ताकि प्लस में ही रहे वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, n d/dt। अब आपको पता है कि जो फाई होता है उसको हम BA cos थीटा कहते हैं, थीटा n के बीच का 0 है तो फाई की जगह पर हम BA
लिख सकते हैं। तो हमने फाई की जगह पर क्या किया, BA लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट चेंज नहीं हो रही है कि चेंज हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा dB/dt दिया हो, यानी कि एरिया लगातार जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। एरिया को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा कि A=NA dB/dt, ठीक है। अब dB/dt की आपको वैल्यू पता है, एरिया आपको पता है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, वो साइड का स्क्वायर होगा, यानी 10 × 10⁻² का स्क्वायर होगा, ठीक है। एन आपको 100 टन्स दिए हैं और dB/dt भी आपको दिया हुआ है। देखिए समझाने में वक्त लगा, वरना आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि NA dB/dt, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप ये जो है लगा दोगे और फटाक से कर लोगे, ठीक है। एक बार समझने में आपको जितना भी वक्त लगा है वो लगा है, उसके बाद एग्जाम में आप ये अच्छे से कर पाओगे। तो E=100 × 10⁻² का स्क्वायर इंटू 1, तो E की जो आपकी वैल्यू है वो 100 × 100 10⁻⁴ हो जाएगी इसकी वजह से, और E कैलकुलेशन पार्ट है आपका 1 वोल्ट निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से एक बार और। तो 1 वोल्ट है आपका इंड्यूस्ड EMF, तो आप क्या करोगे कि यहाँ आंसर क्या लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट का, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ। इसमें से कौन ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, लीस्ट है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन एक एक बार जरूर आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सबको ये वाली चीज याद रखनी है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, GX UV IMR, ठीक है। जहां पर G गामा रे है, X आपकी एक्सरे है, U जो है आपका अल्ट्रावायलेट रेज है, V विजिबल लाइट्स है, I जो है इंफ्रारेड रे है, M माइक्रोवेव है और R जो है वो रेडियो वेव को बताता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है G से जब आप शुरू करोगे तो लैम्डा इस क्वांटिटी में बढ़ता है, यानी कि G का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, और जो R की वेवलेंथ है यानी कि रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ मैंने आपको इंक्रीजिंग क्वांटिटी में दिखाया है, और उसी के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी के साथ इधर से इंक्रीज करती है, यानी कि आर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और जी यानी गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब क्वेश्चन इन्हीं दो में एक आएगा कि लैम्डा किसका ज़्यादा है और किसका, तो अगर लाइन से भी लगाने को आएगा तो भी आप लगा लोगे अगर आपको ये पता है। अब क्वेश्चन में देखिए आपसे डिमांड जो की गई थी वो पूछी गई थी कि इसमें से किसके पास लीस्ट वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ से है तो सिर्फ वेवलेंथ पे फोकस करेंगे हम कि हमें वेवलेंथ में क्या पता है। अब वेवलेंथ की बात करें तो आप देखिए यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यानी कि ये जी वाले की वेवलेंथ सबसे कम है, और सबसे कम है तो वो कौन है, गामा रे है, और क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में गामा रे दिया हुआ है। एक मिनट कहाँ गया, ये रहा, ठीक। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, गामा रेज, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा जस्ट बिकॉज हमने वहाँ पर अभी देखा है कि वेवलेंथ के हिसाब से क्या होगा इसका ऑर्डर, और वो ऑर्डर आप याद कर लिएगा ताकि इससे क्वेश्चन आता है तो आप अगले टाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए नेक्स्ट इंटरफेरेंस से आ गया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन है उसको मूव किया जाता है अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, ठीक है। आपको पता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसी 2 स्लिट्स लगी रहती है और ये आपकी क्या होती है, स्क्रीन होती है, ठीक है। अब स्क्रीन होती है तो उसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। कौन कौन से 2 फॉलोइंग है जिन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, जैसे कि एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस और फ्रिंज विथ, ठीक है। तो फ्रिंज विथ, सबसे पहले एंगुलर जो सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज है वो आपको ध्यान रखना है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो λ/d होता है, आप सबको पता है। ये एंगुलर सेपरेशन है, थीटा, लैम्डा क्या है जो वेवलेंथ आ रही है, और डी क्या है, डी क्या है, स्लिट्स के बीच की दूरी है, ठीक है, स्लिट्स के बीच की दूरी है। तो अगर आप एंगुलर सेपरेशन की बात करें, मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ ताकि चीज़ें आपको गंदी लग रही हो तो यहीं पर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो कैपिटल डी होता है, यहाँ पर सबसे पहले थीटा वाले पे बात करें तो लैम्डा जो डी होता है, डी जो होता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स होती है, ये जो दिख रहा है ये इन 2 के बीच में, स्लिट के बीच में क्या है, ये डी होता है, ठीक है। अब डी में तो कुछ बदलाव किया नहीं गया, इन्होंने क्या कहा है कि स्क्रीन को इधर किया गया है, ठीक है, स्क्रीन को फार अवे किया गया है स्लिट से, तो डी की वैल्यू को चेंज किया गया और स्लिट से स्क्रीन की दूरी को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाए, तो कैपिटल डी में बदलाव किया गया ना कि स्मॉल डी में, और थीटा कहीं पर भी कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता है, तो यानी कि थीटा यानी एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रिंज विथ की, तो फ्रिंज विथ होता है d आपको पता है, जहां d होता है क्या, सेपरेशन बिटवीन दी या डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, तो d को जब फार अवे कर रहे हैं यानी बीटा भी क्या होगा कि यानी कि d को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डी की वैल्यू को अगर बढ़ा रहे, सेपरेशन का बढ़ाने का मतलब डी की वैल्यू को बढ़ाना, और डी की वैल्यू को अगर बढ़ा रहे हैं तो बीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप यहाँ आंसर लिखोगे कि बीटा जो है वो इंक्रीज करेगा पर थीटा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक। जहाँ पर भी ऐसा लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपके लिए क्या है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है, फर्स्ट जो है एंगुलर सेपरेशन वो रिमेन्स कांस्टेंट है, बट सेकंड डिक्रीज कर रहा है, नहीं ये नहीं होगा जहाँ इंक्रीज कर रहा है। तो जो फर्स्ट है यानी एंगुलर जो आपका सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज है वो रिमेन्स कांस्टेंट है, बट जो सेकंड है वो इंक्रीज कर रहा है, ये ऑप्शन यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा और आप जो है आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ द वेवलेंथ लेमडा इज। ठीक है, देखिए एनर्जी ऑफ द फोटोन इक्वल टू सबको पता है क्या होता है, एच न्यू होता है, और न्यू इक्वल टू सबको पता है कि सी बाय लेमडा कहा जाता है। तो जहाँ पर भी एच सी बाय लेमडा लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सरल और लड्डू क्वेश्चन टाइप का था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे तो ज़्यादा हम लोग क्या ही समय बर्बाद करेंगे, तो ये सभी सही करके आएंगे। नेक्स्ट बात करें तो द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द टू न्यूक्लियाई हैव द मास नंबर 64 एंड 125। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस हैं और उनका जो आपको मास नंबर दिया गया है, ठीक है, मास नंबर एक का आपको 64 दिया गया है और एक का मास नंबर आपको 125 दिया गया है। पूछ रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो उसका रेशियो क्या होगा। देखिए आपको बता दें कि जो नीट वगैरह में क्वेश्चंस होते हैं इससे ये क्वेश्चन जरूर एक कभी कभी बन जाता है। आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है उसका मास नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, मास नंबर से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता, यानी कि इंडिपेंडेंट है। जो न्यूक्लियर डेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछे और वो कोई भी दो न्यूक्लियस दे दे, आपको क्या करना है उसका आंसर हमेशा 1:1 ही होगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 1:1 बोलो चाहे 1 बोलो यही ही होगा। जो न्यूक्लियर डेंसिटी मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अगर आपको लग रहा हो, एच सी बाय लेमडा वाला ऑप्शन है, एनर्जी फोटोन ऑफ द वेवलेंथ। और यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, हेंस ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की। हाँ, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन। फिर पूछ रहा है कि जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो डिफ्यूजन करंट कीप इंक्रीजिंग, ड्रिफ्ट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट रिमेन कांस्टेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है उसमें डिफ्यूजन करंट क्या है और ड्रिफ्ट करंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है, तभी तो बता पाओगे कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में कौन सी बात है जो फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन में सही है। इसके लिए देखिए मैंने बड़ा ढूंढ ढांड के पिक्चर ली है तो यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अगर बात करें डिफ्यूज़न की, तो जब पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, जब पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा होता है उस दौरान क्या होता है कि कंसंट्रेशन की वजह से, मतलब कि हाई इस तरफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एन की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन में यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हाई होते हैं और यहाँ पर होल हाई होते हैं पी टाइप रीजन में। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस हाई टू लो की तरफ होती है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होने लगते हैं और जो होल है वो इधर से इधर। तो इस समय डिफ्यूजन की वजह से प्रोसेस होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये प्रोसेस बहुत थोड़ी देर के लिए होती है और यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ के जो होल्स हैं, ठीक है, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक दूसरे में जैसे ही फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर लेयर बन जाती है इमोबाइल आयंस की, जिसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन करंट तो रुक जाती है पीएन जंक्शन फॉर्म होने के साथ ही साथ, लेकिन जो ये ड्रिफ्ट है ये क्यों आती है। ड्रिफ्ट देखिए हमेशा जब भी इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के ही आएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लेयर बन जाती है पॉजिटिव की, तो ये एज अ ट्रीट होने लगता है, यहाँ पर बना देते हैं, ये एज अ ट्रीट होने लगता है यहाँ पर एक सेल की तरह समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव वाला साइड है सेल का और ये वाला निगेटिव, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाई जा रही है, होती नहीं है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास जो होती है वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जो पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक, आपको पता है अब ये साइड पॉजिटिव हो गया और ये साइड निगेटिव हो गया, तो बहुत कुछ समय के लिए जब फॉर्मेशन हो रहा है पीएन जंक्शन का उसकी बात हो रही है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन की बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ का पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होके यहाँ आएंगे। ठीक, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और जो ये होल है वो यहाँ पर जो माइनॉरिटी में है वो इस निगेटिव वाले से अट्रैक्ट होके यहाँ आएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ पर ड्रिफ्टिंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो जो है वो होती रहेगी आफ्टर द पीएन जंक्शन फॉर्म हो भी जाए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इमोबाइल आयंस की वजह से बन गई है, डिफ्यूजन करंट की वजह से यहाँ जो बन जाती है डिप्लीशन लेयर उसकी वजह से। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो वही सही होगा जहाँ पर हम बोलेंगे कि जो डिफ्यूजन करंट है वो, तो आइए ऑप्शन ही दिखा देते हैं सीधे पहले, फिर बात करते हैं। ठीक,
हाँ, तो जो आपकी डिफ्यूजन करंट है, ठीक है, जो डिफ्यूजन करंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या है, फॉर्मेशन के बाद वो फॉर्मेशन के टाइम ही बन जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट है, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका लेयर बन गई, डिप्रेशन लेयर, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन करंट, वो जो है ड्रिफ्ट करंट वो इंक्रीज करेगी टिल बोथ करंट बिकम्स इक्वल। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करने के बाद इक्वल हो जाएगी और वहां पर ये चीजें जो है खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जब तक दोनों करंट हैं तब तक कैसा रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होता है। उम्मीद है आपको डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट में अंतर भी समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों कांस्टेंट नहीं रहेंगी तो ड्रिफ्ट करंट वाला इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आपका 10th जो है ये डायग्राम आया था, क्योंकि बोहर मॉडल से आया था। आप देख रहे हैं कि क्या क्या लेवल है आपके सीबीएसई का और क्या क्या वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ ट्रांजिशन दिखा रहा है कि एक n=3 से 1 पर हुआ है, जो सेकंड वाला हुआ है वो 4 से 3 पर हुआ है, और जो ये थर्ड वाला है वो सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट वाले पे हुआ, फोर्थ जो है वो थर्ड से 2 है। पूछ रहा है कि एनर्जी जो फोटोन की एमिट होगी वो सबसे ज़्यादा किस में हाईएस्ट एनर्जी की होगी। देखिए, आप सबको पता है कि एनर्जी जो भी फोटोन निकालेगा वो होगा जो इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, उसी एनर्जी का वो फोटोन निकालेगा। तो आपको पता है डेल्टा ई जो होता है वो E2 माइनस E1 होता है ना। तो ये डिफरेंस जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी उस फोटोन की वहाँ से एमिट होने की। तो हमें ये ढूंढना है कि किसका डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब आप ये डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपके लिए बता दें कि अगर आपको सहूलियत हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एनर्जी लेवल देखिए, ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम की बात करें, ठीक है, उसी का हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है। n=1 के लिए फर्स्ट के लिए -13.6 रहता है। इसको याद ही कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निकाला इसी वाले फॉर्मूले से, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो होता है इसी से n की 1 वैल्यू रखोगे, 2 वैल्यू रखोगे तो ये याद ही रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो -13.6, दूसरे वाले का 3.4 होता है माइनस का, -1.51, और ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग आता है, ठीक है। अब बात करें तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाला n=3 से 1 में है तो 3 की जो एनर्जी वैल्यू है और 1 की है, उसका जब आप डिफरेंस लोगे, ठीक है, तो E3 जो है वो माइनस का है और ये भी माइनस का, और यहाँ माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप इनका डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिलेगा, या आप माइनस माइनस ना भी लो, दोनों का सिर्फ डिफरेंस ले लो, ठीक है। डिफरेंस ले लो तो आपको पता चलेगा। इसका देखिए 12.09 आया फर्स्ट वाले में। सेकंड में जब आप करोगे तो सेकंड को आपको पता है 4 और 3 वाले का डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस करोगे तो ये 0.69 आया है। थर्ड वाले का करोगे तो 10.2 आ रहा है, और फोर्थ वाले का करोगे 1.89। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेल्टा ई अगर बात करें तो 12.09 वाले का आ रहा है, और 12.09 वाले का आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी के फोटोन को एमिट करेगा, ठीक है। तो या फटाफट से करके देख लोगे अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं, या वहाँ पर वैल्यू करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो हाईएस्ट एनर्जी फोटोन 1 में होगी, इसलिए आपको ऑप्शन ए जो है वो वहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर ऑप्शन ए लगा के आ जाना है। नेक्स्ट बात करें, देखिए सोल्यूशन वहाँ नहीं करना है, पर सोल्यूशन निकालना तो पड़ेगा ना कि आंसर कौन सा सही है उसके लिए। नेक्स्ट बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल मोमेंटम विद एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप सबको पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है सबको पता है λ=h/p होती है, ठीक है, जहाँ p mv होता है यानी कि लीनियर मोमेंटम। तो लैम्डा और p के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स का है, और आपको हमेशा पता होगा कि जो इन्वर्स जो रिलेशन होता है वो किसी भी ग्राफ में हमेशा इस तरीके के फॉर्मेशन को रखता है। ये p है और ये आपका लैम्डा है। तो जहाँ पर भी आपको इन्वर्स रिलेशन का आए वो ये ग्राफ ये है, और ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ डी में नज़र आ रहा है। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि पी और लेमडा के बीच में क्या ग्राफ बनता है, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है किसी भी कॉम्पिटिशन पेपर में। तो आपको ऐसे भी और सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से तो आपको ध्यान ही रखना है कि पिछली बार पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें तो जो 12th क्वेश्चन है कि कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफेरेड इज टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे, यानी 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स हैं उनको इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो हमें 6 माइक्रोफेरेड का मिले, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिलेगा, कनेक्ट कैसे करें, ठीक है। अब उन्होंने बाद में लिखा ऑल 3, यानी कि 3 कैपेसिटर्स हैं आपके पास, और 3 कैपेसिटर्स को किस तरह अरेंज किया जाए कि हमें जो नेट सी कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफेरेड का मिले, और हर एक कैपेसिटर जो है जिसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड की, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है 2 को कनेक्ट सीरीज में किया जाए और 1 को पैरेलल में तब होगा। यहाँ मैंने सारे किए हैं कि कौन सा आंसर आपके लिए सुटेबल है करके, तो आपको सारे ही वहाँ देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, कोशिश क्या करिए जब ऐसा हो तो आपको पता है कि अगर सारे पैरेलल में कनेक्ट किए जाएं तो फॉर्मूला पैरेलल का होता है। जब मैंने दिखा दिया है कि सभी
जो 4-4 माइक्रोफेरेड के उनको पैरेलल किया जाए तो C1 C2 प्लस C3 4-4-4 को करोगे तो 12 माइक्रोफेरेड आएगा, ये तो ऑप्शन आपका आउट हो जाता है। अगर सारे सीरीज में किए जाएं तो भी आपको पता है 1/4 ये फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट का, 1/4 प्लस 1/4 जो बी ऑप्शन में दिया गया है। 3/4 है, ये तो किसी भी एंगल से आपके ऑप्शन में नहीं बैठ रहा है क्योंकि हमें तो 6 माइक्रोफेरेड चाहिए। अब जो सी ऑप्शन है वो 2 इन सीरीज है और बाद में उसको पैरेलल में जोड़ देना है, यानी कि 2 को हमने सीरीज में कर दिया है और उन 2 के पैरेलली एक और जोड़ दिया है। ये वाला कॉम्बिनेशन सी में डिमांड कर रहा है। इसमें देखते हैं तो 2 जब सीरीज में है तो आपको पता है कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर 2 सीरीज में है तो वो आप ये कह सकते हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो यही वाला डायरेक्ट लगा दिया है, तो 4 प्लस 4 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 वाला लगाया है। और उसके बाद क्या किया है यहाँ पर देखिएगा, जब आप इसको कट्टम पीटी करोगे तो सी डैश आपका सीरीज में जो है वो निकल के है 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या होगा, सी इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफेरेड का आ रहा है। अब हमें क्या पता चल गया, यही है वो चीज़ जो आपको ध्यान रखिएगा। ऐसे ऑप्शन में जब आए तो सीरीज पैरेलल नहीं करके वो 2 सी और डी वालों पर फोकस करिए, जहां पर हो कि एक कुछ सीरीज में है और उसके बाद उसको पैरेलल में किया गया है, वहीं पर ऐसा ऑप्शन आ सकता है जहां पर जो 6 माइक्रोफेरेड जैसे आंसर को वो प्रिफर करेगा। तो सी ऑप्शन हो गया, जैसे सी आ गया तो डी करके क्या करेंगे, वरना डी करके भी देख लीजिएगा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। क्यों हो गया है वो मैंने यहाँ दिखा भी दिया है आपको, आप दोबारा अपनी कॉपी पर करके देख भी लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दे रहा है, वो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एलसीआर सर्किट के लिए एज अ एसी सोर्स सही है। अब एलसीआर भी आपने एसी सर्किट में पढ़ा हुआ है, तो एक कह रहा है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, अगर हम एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो इम्पिडेंस जो है वो पहले डिक्रीज होगा और देन वो इंक्रीज होगा। क्या ये बात सही है? तो अगर आपने एलसीआर सर्किट के दौरान फ्रीक्वेंसी वर्सेज इम्पिडेंस का ग्राफ पढ़ा होगा तो वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इम्पिडेंस है उस एलसीआर सर्किट का और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो वो कुछ इस तरीके से चलती है कि पहले वो डिक्रीज करती है, डिक्रीज करने के बाद ये जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे रीच करती है तो उस समय सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस उस सर्किट के अंदर होता है और उसके बाद फर्दर वो आफ्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो स्टिल क्या करने लगती है, इंक्रीज करने लगती है जेड की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट डिक्रीज करती है एंड देन इंक्रीज करती है। तो यही वाली वैल्यू को वो पूछ रहा है और यही उसने यहाँ ऑप्शन में लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो उसने यही लिखा हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट पहले डिक्रीज कर रही है और देन इंक्रीज करी। आपने यही देखा हुआ है जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ को। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन वैसे तो आपका सही हो जाता है। अब सवाल है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सोचेंगे बाकी क्यों गलत है, तो उनको भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। बी सेक्शन कह रहा है कि अगर नेट रिएक्टेंस जो एक्सएल माइनस एक्सी है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो करंट क्या करने लगेगी, लीड करने लगेगी वोल्टेज को 45 डिग्री से, ठीक है। तो आपको पता है जो फेज एंगल होता है उसका फॉर्मूला tan फाई इक्वल टू क्या होता है, tan फाई इक्वल टू क्या होता है, ये फाई समझिएगा, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब इन्होंने एक्सएल माइनस एक्सी को क्या कहा गया है, एक्सएल माइनस एक्सी का मतलब है कि सर्किट में एल की वैल्यू ज़्यादा है सी के कंपैरिजन, ठीक है, यानी एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है एक्सी के कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी होगा तो करंट, आपको पता है एल में करंट हमेशा क्या करती है, लैग करती है, ठीक। एल में जो है करंट हमेशा लैग करती है और सी में करंट हमेशा लीड करती है। तो यहाँ पर जो भी होगा वो करंट हमेशा फाई एंगल, किसी भी फाई एंगल पर वो हमेशा क्या करेगी, वो हमेशा लैग करेगी, ठीक है। अब लैग करेगी और यहाँ लीड बोल दिया है तो यहीं से ये ऑप्शन क्या हो जाता है, 45 डिग्री भी आ जाएगा आपका, आप आर काटोगे 1 आएगा, 45 डिग्री भी आ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि ये 45 डिग्री वो क्या करेगा कि करंट जो है वो लैग करेगा, ना कि लीड करेगा, जस्ट बिकॉज एल की वैल्यू ज़्यादा है। अगर एक्सी माइनस एक्सएल लिखा होता तो आप ये कहते कि हाँ करंट जो है वो लीड करती 45 डिग्री, तो ये ऑप्शन भी सही होता। ये ऑप्शन गलत क्यों है तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करें कि एट रेजोनेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर देन अक्रॉस द कैपेसिटर। तो रेजोनेंस में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। यहाँ मैंने बातें सारी लिख भी दी हैं, आप देख भी लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात लिख दी है जो एक्सएल माइनस एक्सी आपको बताया। रेजोनेंस में मैंने कहा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल जो होता है वो सी के बराबर होता है। तो कोई ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, तो सी में एक तरफ उसको बड़ा कर दिया और डी में इसको, तो दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो एक में देखिए कह रहा है कि वो मोर है और एक में कह रहा है कि कैपेसिटर वाला मोर है, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चला होगा फर्स्ट क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है, ठीक है। तो 13 का ए ऑप्शन है।
नेक्स्ट बात करें तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ठीक, हाइगन्स के कुछ प्रिंसिपल हैं जो आपको पता होंगे, वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपने याद किए होंगे, तो इनमें से आंसर आप करेक्ट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कह रहा है इक्वल इन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इक्वल नहीं होते हैं। जो हाइगन है वो ये कहता है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जीरो रहता है, ठीक है। तो आपको यही वाला ऑप्शन याद रखना है, क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, तो उसमें कोई ऐसा लॉजिक वाली बात नहीं है, उन्होंने दिया है और हमें मानना है। सो बी जो है वही आंसर सही है कि मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। सो ये क्योंकि प्रिंसिपल है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, तो आपको रेडियस बोहर मॉडल में, वेलोसिटी बोहर मॉडल में, ये सभी चीज़ें क्या की हैं, गिवन है, तो उनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और एन से उनकी डिपेंडेंसी जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आर एन में जो ये फॉर्मूला है ये आपको पता है, तो इसमें एन स्क्वायर अगर आप बहुत गौर से देखें तो इसका रिलेशन एक दूसरे से क्या है, डायरेक्ट है। तो आर एन जो है वो आपको पता चल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर, जो कि आपको पता है एन का मतलब होता है नंबर ऑफ द ऑर्बिट, तो उसके एन स्क्वायर चलता है आर में। तो बस यही बात इन्होंने पूछी है, तो आप एन स्क्वायर जहाँ पर भी डायरेक्ट लिखा हो वो वाला लगा देंगे, इसके प्रोपोर्शनल रहता है जो रेडियस है, तो एन स्क्वायर आपका 15 का सेकेंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एक आपको दिया गया है असर्शन और ये ट्रू, तो आपको साथ में क्या दिया गया है कि आपको तब बताना है कि ए बी सी डी में इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, जब आप बोलोगे कि बोथ असर्शन ए और आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तब जब असर्शन ए और आर ट्रू है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन ए का। दूसरा है असर्शन ए इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, लेकिन रीजन फॉल्स है, और असर्शन ए इज फॉल्स बट द रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, ये तब लगाएंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं असर्शन है क्या और उसके बाद उसका रीजन वो है कि नहीं है। सबसे पहला 16 का जो असर्शन है वो है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, तो हाँ, सेमीकंडक्टर के केस में चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर के केस में वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि करंट आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपका असर्शन तो सही है। अब देखते हैं जो रीजन दिया है वो सही दिया है कि नहीं। उसका आंसर दिया है द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द होल इंक्रीजेज इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद द राइज इन टेम्परेचर, और कारण भी यही है। कारण क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो है और होल जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर के साथ साथ ही वो ऐसा काम करते हैं सेमीकंडक्टर के केस में, और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं होल्स क्रिएट होते हैं, तो यही कंडक्शन का कारण है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो कंडक्शन उनका बढ़ता है, करंट बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का कारण करंट का बढ़ना है, करंट का मतलब कंडक्शन का बढ़ना, और यही कारण है टेम्परेचर का। तो ये असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप कौन सा लगाओगे, वहां जहां लिखा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन ए का, ठीक। तो ये आपका लग गया। नेक्स्ट देखिए तो 17th क्वेश्चन में असर्शन ए जो लिखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी गिवन नेटवर्क इज 2R, यानी कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2R है क्या, और उसके बाद आप बोलोगे कि ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन दी पैरेलल। देखिए सबसे पहली बात तो जो असर्शन ए है उस पर जाएं, तो ये जो फिगर है उसको आप और किस तरीके से बना सकते हो समझाने के लिए मैंने बनाया, लेकिन ऐसे फिगर जब भी है ध्यान रखना वो व्हीटस्टोन ब्रिज से उनका लेना देना तुरंत ही हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी टिप है जो ध्यान रखने वाली है आपकी। जस्ट अ मिनट। ओके शायद मैं भूल गई, तो मैं यहीं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कुछ ऐसे इक्विवेलेंट को ये दिखाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप बना लेना, ठीक है। ये 2R कुछ इस प्रकार का बिल्कुल दिखेगा आपको, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे हर क्वेश्चन में बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज को दिखाएगा। तो ये जो आपका 2R 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 है, तो आपको पता है P/Q इक्वल टू R/S जब आप करोगे दोनों ही आपको क्या मिलेंगे, 1:1 इक्वल टू 1 बराबर मिलेंगे। जैसे ही ऐसा होगा तो जो ये बीच वाला आपका है, ठीक है, ये जो बीच वाला आपका है ये क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से यहाँ पर आपको कुछ भी जो है करंट जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या हो चुका होगा, सेम हो चुका होगा। अब इस फिगर में अगर बात करें तो ये वाला गायब हो चुका है, तो ये से बचता है 2R 2R 2R
और ये 2r, ठीक है, और ये जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है साथ में, ठीक। अब क्या करना है, ये 2r और ये 2r आपस में सीरीज में है तो ये हो जाएंगे 4r, ठीक। ये 2r आपस में सीरीज में है 4r, और जो ये 4r है वो आपस में बाद में पैरेलल होते हैं, और पैरेलल का आपको पता है कि 4r इंटू 4r, ठीक, प्लस 4r जो होगा वो 8r हो चुका होगा। r से r कैंसिल करोगे, 4 2 जा 8 होगा, 2 2 जा 4, और ये आंसर आपका निकल के आएगा 2r, ठीक है। वैसे मैंने सब सॉल्व किया था लेकिन चलिए लगाना भूल गए, इसलिए यहीं पर आपको बता देते हैं। आपको ये पता होगा, अपने ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं, तो इसका आंसर 2r तो है, ठीक है। अब दूसरी बात है, ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अभी आपको बताया कि जब ये नहीं है तो ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं, और ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, सीरीज में हो जाते हैं। जैसे ही ये बात आती है वैसे ही क्या होता है, सारे कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बात तो गलत हो गई, ठीक है। तो रीजन आर पूरी तरीके से फॉल्स है, और असर्शन ए की बात करें तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल 2r है। तो आप यही आंसर लिखोगे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि बी वाला, कि सॉरी सी वाला, कि असर्शन ए तो ट्रू है बट रीजन जो है वो बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये वाला बैठ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो बिल्कुल लास्ट जो क्वेश्चन है जो आज के लिए है वो ये है कि 18वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो करंट कैरिंग लूप में है वो 0 है जब प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पता है कि करंट कैरिंग लूप भी अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अब मैं मान लूँ कि ये लूप है आपकी, जो कि करंट कैरिंग लूप है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर कुछ इसी तरह से दिखेगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलरली रखी गई है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और फील्ड भी परपेंडिकुलरली रखी गई है, तो एरिया से ये हमेशा क्या बनाएगा, ए और बी आपस में, यानी एरिया और बी आपस में क्या बना रहे हैं, थीटा जो है वो 0 बना रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री है। अब जो आपकी फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, वो जो होता है वो होता है NIBA साइन थीटा, जो टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे ही आपको पता है कि एन तो हालांकि 1 है, करंट जो भी उस पर चल रही होगी, जो BA एरिया जो है और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0, और साइन 0 आपको पता है 0, यानी कि टॉर्क जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। असर्शन की बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा होगा उस दौरान जो टॉर्क हो चुका होगा वो क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा, ठीक है। दूसरी बात करें तो जैसे मैंने आपको टाउ जो बताया वो NIBA साइन थीटा है, ठीक है। अब जो आपका I और A है वो एक्चुअली में M कहलाता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो आप बोल सकते हो N1 ही है तो आप बोल सकते हो MB साइन थीटा होता है एक्चुअली में, ये भी आपको पता होगा। MB साइन थीटा का मतलब होता है कि ये M क्रॉस B होता है, ठीक। तो जो टाउ है वो M क्रॉस B होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो रीज़न जो इन्होंने बोला कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो एक्टिंग लूप में लग रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में, उसका जो फॉर्मूला है वो डॉट प्रोडक्ट है M एंड B का टॉर्क में, तो ये बात सही है, ठीक है। लेकिन असर्शन ए जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न का नहीं है। अब आप सोचोगे क्योंकि ये थोड़ी बताना है कि फॉर्मूला है इस वजह से ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर वो 0 इसलिए हुआ क्योंकि थीटा 0 हो गया, ये रीज़न होता कि अगर जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 0 है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, जो टॉर्क है वो 0 है, और रीज़न में लिखा होता क्योंकि जो एंगल दोनों के बीच में B और A में बन रहा है वो 0 हो गया, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता रहा है जो कि सही है, बट रीज़न नहीं है असर्शन का। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। रीज़न इसका 0 होने का रीज़न है कि थीटा इसमें 0 हो जाता है, ठीक। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, तो फॉर्मूला इसका कारण नहीं है, इसका कारण है थीटा उनके बीच में 0 होना। वो अगर यहाँ लिखा होता है एग्जैक्ट रीज़न होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट रीज़न, तो एग्जैक्टली वो रीज़न नहीं है उसका 0 होने का, इसलिए आप कहोगे कि असर्शन ए भी ट्रू है, रीज़न आर भी ट्रू है, लेकिन रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये जहाँ पर भी होगा तो वो ऑप्शन आपका बी होगा कि बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। बस हो गई इतनी बात, आपकी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। आज जो है मैंने जितनी कोशिश की है, अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अच्छी लगे तो कमेंट करना है, और आगे की वीडियो में इसमें नेक्स्ट सेक्शन की डाल दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।